चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोगों ने बात करी थी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। किसी भी डेरिवेशन को नहीं किया हमने, फॉर्मूला डेरिवेशन पे हम नहीं गए, अपने नेट टू नेट हमने बात करी, केवल सीधे फॉर्मूला पे बात की थी। एनर्जी या इसी को हम कहते हैं टोटल एनर्जी। इसको हम लोगों ने किस फॉर्मूला से निकाला था टोटल एनर्जी को? -13.6 Z² बाई n²। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये जितने भी डेटा हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं पर एटम, एक एटम के लिए, है ना। एक एटम के हिसाब से उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से हम ये डेटा निकाल रहे हैं, टोटल एनर्जी या वेलोसिटी उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की। अगर हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी की, उस इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी की, तो उसकी वैल्यू होती है टोटल एनर्जी का माइनस कर दीजिए, माइनस साइन के साथ ले लीजिए, तो आपका उसका निकल जाता है काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब माइनस में था आपका, माइनस में था ये वैल्यू, तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की। और अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी होती है 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। जिस फॉर्मूला से आप टोटल एनर्जी निकाल रहे हो उसका 2 टाइम्स कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी, मतलब ये वैल्यू आएगी आपकी, ये वैल्यूज याद रखेंगे तो अपने क्वेश्चंस बनेंगे। रेडियस का भी फॉर्मूला बताया था, वेलोसिटी का भी फॉर्मूला बता दिया था आपको। एक और फॉर्मूला अब आपको बता देते हैं, रेडबर्ग फॉर्मूला जिसको बोलते हैं हम लोग, रेडबर्ग फॉर्मूला। हेडिंग डालिए रेडबर्ग, साइंटिस्ट का नेम है। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर, वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक रेडबर्ग फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। वेव नंबर होता है न्यू बार, वेव नंबर इज 1/λ। इसको निकालते हैं हम लोग आर, आर रेडबर्ग कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाई 1/n1² माइनस n2², और यहाँ पे आता है Z², Z² आता है, Z आता है, आई थिंक Z²। तो अगर हम बात करें कि R क्या है, यहाँ पे R बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, R है रेडबर्ग कांस्टेंट। R की वैल्यू हमको याद रखनी है 10967 सेंटीमीटर इनवर्स। R की वैल्यू होती है 10967 सेंटीमीटर इनवर्स। और न्यूमेरिकल्स में हमको जरूरत पड़ेगी 1/r की, तो 1/r की वैल्यू भी हम लोग याद रखेंगे। 1/r की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम। इससे अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। 912 क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है, देख रहे हैं 10967 सेंटीमीटर इनवर्स, तो 1/r की वैल्यू अगर याद रखेंगे तो अपना काम जल्दी बन जाएगा। वो होता है 912 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे Z है एटॉमिक नंबर, Z है एटॉमिक नंबर, N1 है डेस्टिनेशन सेल। डेस्टिनेशन का मतलब है, अगर हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 1 से जाता है शेल नंबर 2 पे, तो कहां पे पहुंच रहा है इलेक्ट्रॉन? 2 पे पहुंच रहा है ना, शेल नंबर 2 पे।
तो इसका मतलब डेस्टिनेशन क्या हो गया 2 हो गया, N1 क्या हो गया 2, और जहां से ओरिजिनेट करेगा वो होता है N2। तो N2 होगा कौन सा इनिशियल से, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है, इस शेल नंबर से इस शेल नंबर पे जाता है। तो जो आपका डेस्टिनेशन शेल होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा वो N1 है, और जहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन वहां उसको क्या बोलेंगे N2। फॉर्मूला में है N1 स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूला को हाइड्रोजन के लिए बनाते हैं तो Z इज इक्वल टू 1 रख दोगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा Z हटा के बन जाएगा ये सारा। तो ये नोट कर लिया, ये नोट हो गया क्या। इससे हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक शेल नंबर से दूसरे शेल नंबर पे जाता है तो वहां से कितनी वेवलेंथ वो एमिट करेगा या कितनी वेवलेंथ उसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी उसके बारे में नॉलेज हम लोग ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। वेव नंबर निकाल सकते हैं और वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसी फॉर्मूला की फॉर हाइड्रोजन, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/लैम्डा न्यू बार इज इक्वल टू R 1/N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। Z की जगह क्या ले लिया हमने 1। क्लियर है बात। तो एक क्वेश्चन करते हैं अभी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कोई एनसीईआरटी कोई लाया है, एक एनसीईआरटी का सवाल कर लिया जाए। न्यू बार बोलते हैं वेव नंबर को, न्यू थी फ्रीक्वेंसी और इसको हमने क्या नाम दे दिया न्यू बार। चैप्टर को हम लोग बेसिक से उठा करके अबव लेवल तक जाएंगे, है ना। चैप्टर में उड़ेंगे नहीं, आराम आराम से करेंगे, एनसीईआरटी भी करेंगे और मतलब बेसिक लेवल भी करेंगे और एडवांस तक के क्वेश्चंस भी जाएंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं व्हाट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन emitted during transition from n is equal to 5 to n is equal to 2 in hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जा रहा है 5 से कहां पे 2 पे, हाई टू लो आ रहा है ना। इस क्वेश्चन में क्या पता चल रहा है हमें, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है 5 से n इज इक्वल टू 2 पे। तो हाई टू लो होगा तो एनर्जी क्या होगी एमिट होगी, क्वेश्चन में लिख भी रखा है इन्होंने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फॉर्मूला लगा के लैम्डा कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। हाइड्रोजन के लिए है तो यही फॉर्मूला लगेगा 1/लैम्डा इज इक्वल टू R 1/N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। N1 क्या है जहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, तो सेकंड पे जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो N1 क्या आ जाएगा डेस्टिनेशन 2 आ जाएगा। और कहां से स्टार्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन 5 से स्टार्ट कर रहा है, तो 5 और 2 आ जाएंगे। वैल्यू निकाल के देखिए क्या आता है। अब देखो यहां से रखे 1/लैम्डा R, ऐसे ही रखो, डेस्टिनेशन क्या है आपका 2 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या है आपका 5 का स्क्वायर, है ना। अब लैम्डा निकालना है आपको, तो पूरी वैल्यू को 1 में कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/R मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू, क्या आ जाएगा 1/R की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, हमने पूरे को रिवर्स कर दिया। तो 1/R को हमने क्या बताया था, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 1/R को क्या ले लो 912 एंगस्ट्रॉम ले सकते हो, तो 1/R की जगह रख दो और सॉल्व करो वैल्यू। यहां से कर रहे हैं आगे इस पेज पे।
लैम्डा इज इक्वल टू 1/r रख दिया 912 और नीचे क्या आ गया, नीचे 100 आएगा एलसीएम, 100 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे 4, तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो 912 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 21 ये आ जाएगा। कितना आ रहा है 434 एंगस्ट्रॉम में आ गई वैल्यू, मीटर में करनी तो मीटर में निकाल लो, कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी निकालोगे c बाई लैम्डा से, फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। ऑनलाइन बच्चे निकाल पा रहे हैं, क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या, कौन कौन है ऑनलाइन में? हाँ लैम्डा निकाल लिया, अब एंगस्ट्रॉम को चेंज करिए मीटर में और फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश कीजिए। आप एक दिन आए थे क्लास फर्स्ट डे, आपका फर्स्ट डे, आपको सर ने बोला नहीं बीच में चैप्टर के बीच में समझ आएगा, पहले का किया हुआ है कुछ? हाँ मीटर में इसलिए करेंगे क्योंकि अपने को फ्रीक्वेंसी निकालनी, अब अपने को निकालनी है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होती है c बाई लैम्डा, c होता है 3 × 10⁸ और लैम्डा फिर मीटर में लेनी पड़ेगी आपको। अब एंगस्ट्रॉम की लैम्डा कितनी थी, एंगस्ट्रॉम में लैम्डा आपकी निकली थी 4342.85, 4342.85 निकली थी ना, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दें, मीटर में आ गया, अब फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा आपका 10⁻18 और ये बन जाएगा 4342, इसको 30,000 कर लो, अगर इसको 30,000 कर देते हैं, 4 0 लगा देते हैं, है ना, तो ये 14 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 4342.85 था ना, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये कितना है 4342 का मतलब अराउंड मान लो 4300 मान लो, तो 4300 30,000 का कितने टाइम्स होगा, अबाउट 4300 4400 अगर मान लो तो 8 टाइम्स, 44 का 8 निकालो, 434, हाँ 7 टाइम्स आएगा, थर्टी, है ना, तो ये लगभग है 7 टाइम्स से ज्यादा हो रहा है ना, तो 6 टाइम्स लेना पड़ेगा, 6 पॉइंट कुछ 9 ऐसे आएगा, हम अप्रॉक्स में ले रहे हैं, आपको तो एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, है ना, अब मैंने अप्रॉक्स लिया, आपको तो एग्जैक्ट निकालो, आंसर एग्जैक्ट मैं बता देती हूँ, इसका एग्जैक्ट आंसर लैम्डा आ रहा है 434 नैनोमीटर लिया है इन्होंने, और फ्रीक्वेंसी इन्होंने कितनी निकाली है, फ्रीक्वेंसी इन्होंने निकाली है 6.91 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14, अप्रॉक्स करने पे अपनी भी लगभग उतनी आ गई,
इन्होंने एग्जैक्ट निकाली 6.91। ठीक है, क्लियर है बात? ऑनलाइन स्टेप समझ में आ रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन था एक इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 5 से शेल नंबर 2 पे जाता है, तो वो जो एनर्जी को एमिट कर रहा है उस एनर्जी का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालिए। अगर वो एनर्जी वेव के फॉर्म में निकल रही है तो उसका क्या निकालना है अपने को? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। उसको हम लोग एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी लेवल के E1 और E2 भी निकाल करके माइनस कर सकते थे। जैसा पिछली क्लास में बताया था आपको, डेल्टा E निकाल लो और उसमें H से डिवाइड कर दो तो आ जाता है लैम्डा, है ना? पिछली क्लास में आपको इसी का लैम्डा निकालने का तरीका दूसरा सिखाया था। अगर आपको ध्यान हो तो आपको दूसरा लैम्डा निकालने का क्या तरीका सिखाया था? ये वाला देखिए, ये वाला सिखाया था ना, डेल्टा E बाई H कर दे रहे थे हम लोग, उससे भी निकल आएगा, सेम आंसर आएगा। और आज हम लोगों ने नया फॉर्मूला सीखा। कौन सा फॉर्मूला सीखा? रेडबर्ग फॉर्मूला, उससे भी निकाल सकते हैं लैम्डा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों एनर्जी लेवल का, जैसे 5 से 2 पे गया था तो दोनों के एनर्जी का डिफरेंस निकालते हैं -13.6 वाले फॉर्मूला से या जूल वाले फॉर्मूला से, और फिर H से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल जाती है? अपनी फ्रीक्वेंसी निकल जाती है। और फिर लैम्डा निकालने के लिए C बाई फ्रीक्वेंसी कर देते हैं। इस क्वेश्चन में हमने पहले लैम्डा निकाला, अभी जो हमने रेडबर्ग फॉर्मूला सीखा उससे हम लोग क्योंकि न्यू बार निकालते हैं इसलिए हम लोग इससे लैम्डा निकाले और फिर हमने C बाई लैम्डा करके फ्रीक्वेंसी निकाली। स्टेप सबको समझ में आ रहा है? थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, फॉर्मूला में ध्यान रखना है। ये वाली चीज क्या है? डेस्टिनेशन। याद रखिए ये क्या है? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब कई बार फॉर्मूला बच्चों को याद होता है पर ये नहीं याद होता है कि N1 किसको लगाएं और N2 किसको लगाएं। तो N1 को ध्यान रखिए, जो पहले आ रहा है फॉर्मूला में वो डेस्टिनेशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच रहा है वो वाली शेल नंबर है, और N2 है जहां से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी। क्लियर? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। ऑनलाइन सबका आ गया? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? और आंसर्स में देखेंगे 11th क्लास में तो आपको एग्जैक्ट आंसर निकाल के देना पड़ेगा सब्जेक्टिव में, और अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले ही ऑप्शंस देख लो कि ऑप्शंस बहुत दूर दूर दिए हुए हैं या ऑप्शन बहुत पास पास दिए हैं। अगर जैसे ऑप्शन दिए होते 6.9, 6.8, 6.5, 6.4 ऐसे दिए हैं तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उसमें थोड़े भी पॉइंट में अगर अप्रॉक्स लोगे तो आंसर इधर उधर हो सकता है, आपका गलत ऑप्शन आ सकता है। लेकिन अगर आंसर इस तरीके से दिया है, 6.9 दिया है, 4.3 दिया है, 5 पॉइंट कुछ दिया है, तो यानी कि एक एक दो दो डिजिट का डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस है, तो आप आराम से अप्रोक्सीमेशन लेके आंसर निकाल सकते हो, आपका सही आंसर है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे ये नहीं पूछते कि आपने कैसे किया, आपने सही किया, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं, ये बोर मॉडल पे ही कुछ जेई के क्वेश्चंस करते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चंस आते हैं जेई में। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपके, जैसे एक बड़ा अच्छा सा और बहुत इजी सा क्वेश्चन आया हुआ था 19 के एडवांस में, आई थिंक इजी था, बोर मॉडल का इजी क्वेश्चन था, मिल जाए तो मिल गया। चलिए सवाल देखिए, दो लिस्ट बनाई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। जेई मेंस और जेई एडवांस का पैटर्न आप जानते हैं ना। जेई मेंस में केवल सिंगल करेक्ट एक ही ऑप्शन आपको चूज करना होता है, और जेई एडवांस में सिंगल करेक्ट भी आते हैं, मल्टीपल करेक्ट भी आते हैं, मैचिंग वगैरह भी आती है, और भी कोई इंटीजर टाइप आ सकता है, और भी कुछ नया टाइप बना सकते हैं। मतलब जेई एडवांस पूरा फ्री होता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अपने क्वेश्चन पेपर के साथ, अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ। जो टॉपिक आपको दिए जाते हैं सिलेबस में लिख करके उससे ही आएगा क्वेश्चन, लेकिन क्या आएगा किसी को पता नहीं होता।
तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। देखिए लिस्ट 1 में दे रखा है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। दूसरा दिया है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, nth का मतलब n शेल में, शेल नंबर क्या है n। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, अभी काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला सिखाया आपको। और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। दूसरी तरफ ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन किससे मैच कर रहा है वो आपको बताना है। कोई एक दो से भी मैच कर सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। पी क्यू आर एस टी यू इस तरीके से दिए। P में दे रखा है इज प्रोपोर्शनल टू n-2, इसमें दे रखा है n-1, R में दे रखा है n के पावर 0। फॉर्मूला लिखने और देखना है n कितना आ रहा है, उस हिसाब से मैच करना। S में दे रखा है n की पावर 1, T में दे रखा है इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, और U में दे रखा है इज प्रोपोर्शनल टू n रेज़ टू पावर हाफ। कौन किससे मैच कर रहा है, ऑप्शंस आपको लिखती हूं मैं। ये तो लिस्ट दे रखी है क्वेश्चन की, और ये जो क्वेश्चन है ऊपर लिखा हुआ है किससे रिलेटेड है, बोर मॉडल से रिलेटेड है। यानी कॉन्सेप्ट किसके लगाने हैं, बोर मॉडल के। ए ऑप्शन, बी, सी और डी। चलो चलेगा, इसको ऐसे ही रहने। ए ऑप्शन पे लिखा है सी एंड एस, इसमें लिखा है डी एंड क्यू, सी ऑप्शन में है डी एंड यू, और इसमें लिखा हुआ है सी एंड पी। हाँ, कौन सा करेक्ट है, कौन सी इन्होंने करेक्ट मैचिंग कराई है। ठीक है, तो सबके फॉर्मूला लिख लेते हैं और पता चल जाएगा अपने को। सबके फॉर्मूला लिख ले, उससे पता चल जाएगा। देखो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस का यहीं पे लिख लेते हैं। आर का फॉर्मूला 0.529, यहाँ पे क्या होता था, एन स्क्वायर बाई जेड था, एन स्क्वायर बाई जेड था। ठीक है, इसका मतलब रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर के। तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन रेज़ टू पावर 2। इसका मतलब जो ए है वो किससे मैच करना चाहिए, टी से, लेकिन कोई अपने पास दिया नहीं है, जो अपने को आसानी से निकल गया वो दिया नहीं है। तो ए की मैचिंग होनी चाहिए थी किसके साथ, टी से, लेकिन ये अपने पास ऑप्शन में नहीं है। ठीक, अब देखो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हम लोग निकालते हैं एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, इस फॉर्मूला से निकालते थे एंगुलर मोमेंटम। तो n से रिलेटेड है ये, एम वी आर किससे रिलेटेड है, n की पावर 1 से, यानी कि हम लिख सकते हैं एम वी आर इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1, यानी कि b किससे रिलेटेड होना चाहिए, s से। b किससे, b के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, b रिलेटेड होना चाहिए s से, इसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं है। चलिए भाई आगे देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी अभी आपको सिखाया था, माइनस ऑफ, काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या थी 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। हाँ, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, है ना। तो एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एन रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा, यानी कि ये किससे रिलेटेड है। ये बात सबको समझ आ रही है ऑनलाइन, ऑनलाइन बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड है, एन रेज़ टू पावर -2, यानी कि आपका सी रिलेटेड होना चाहिए किससे,
सी होना चाहिए पी से, कोई दिया है ऑप्शन? सी रिलेटेड है पी से, तो एक ऑप्शन तो मिल गया अपने को, ये तो सही है, ये तो सही हो गया, सी रिलेटेड है पी से। अब अगला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या सिखाई है आपको कि P जो होता है वो क्या होता है? 2T होता है, यानी कि -2 13.6 Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, है ना? तो D का क्या आ गया? D का क्या आ गया? सही बोल रहे हैं? ओके है? पक्का? ध्यान से देख लो। माइनस, आगे वाले माइनस से कोई मतलब तो नहीं है? आगे वाले माइनस से कोई मतलब नहीं बनता है? पक्का बताओ। आगे वाले माइनस से कोई मतलब नहीं है? पक्का से सोच लो, जो आगे माइनस है उससे कोई मतलब नहीं है। अपने हिसाब से आंसर क्या आ रहा है? केवल डी ऑप्शन, है ना? सही है, ठीक। तो एक तरफ क्या दे दिया आपका? पी क्यू आर एस टी यू, इतने सारे दे दिए। किस लिए दे दिया आपको? ताकि आपको लगे कि क्वेश्चन एडवांस का है, थोड़ा भौकाल बना दिया, है ना? और मैच किससे किया? केवल एक ही ऑप्शन सिंगल करेक्ट हो गया, ये एक ही ऑप्शन मैच किया। अब इस सवाल को करने के लिए इनके सबके फॉर्मूला याद होने चाहिए थे, तभी आप एन की पावर से रिलेट कर पाते, है ना? तो इजी क्वेश्चन था, अगर फॉर्मूला याद है तो इजी क्वेश्चन था, यस और नो? बोलिए बच्चों, कुछ खास बात ऐसी मेरे हिसाब से तो नहीं थी, आपको लग रही हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब बोर मॉडल के ड्रॉबैक्स करे जाए क्या? ड्रॉबैक्स करा के फिर आपको स्पेक्ट्रम शुरू किया जाए। कोई नोट तो नहीं कर रहा था? क्वेश्चन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन emitted when 92 uranium 235 undergoes controlled न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन का मतलब होता है न्यूक्लियस का टूटना। न्यूक्लियर फिशन टू 54 xenon 142 and 38 SR90। क्वेश्चन कहता है कि कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे अगर आप यूरेनियम 35 को तोड़ते हो, किसमें किसमें? इसमें और इसमें। तो इक्वेशन लिखते हैं, और इक्वेशन में ध्यान रखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो नीचे के नंबर होंगे उनका एडक्ट, और राइट हैंड साइड में जो ऊपर के नीचे के नंबर होंगे उनका एडक्ट सेम होता है। इससे बन रहा है 54 xenon 142 प्लस 38 SR90
और बोल रहे हैं इस प्रोसेस में कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो न्यूट्रॉन को हम लोग सिंबलाइज करते हैं 0 n 1 से। न्यूट्रॉन को किससे सिंबलाइज करते हैं? 0 n 1 से। उसका मास लेते हैं 1 और चार्ज कितना लेते हैं? 0। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन को सिंबलाइज करते हैं। तो पूछ रहे हैं कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, आपको मैंने क्या सिखाया? नीचे वाले जो नंबर होंगे उनका एडक्ट लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट में देखो 92 है और राइट में देख लो नीचे वाला नंबर कितना है लोअर साइड का। हाँ, क्या बोल रहे हैं? 38 + 54 जोड़िए कितना आ रहा है? 98 आ रहा है ना। इसका मतलब नीचे वाले नंबर में तो कोई, ओ भाई ठीक है आप, चलिए 92, ठीक है। अब ऊपर वाले नंबर्स को देख लीजिए, एडक्ट सेम होना चाहिए। 235 एक तरफ है और दूसरी तरफ कितना है? 142 + 90 कितना बनता है? 232 बनता है ना। और होना कितना चाहिए? 235। यानी कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस जितने का आएगा उतने ही न्यूट्रॉन होंगे। अगर 3 का डिफरेंस है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 3 हो जाएंगे। 3 न्यूट्रॉन अगर निकलते हैं तो ये वाले नंबर में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि 3 × 0 0 ही होगा। 3 × 1 क्या हो जाएगा? 3। तो ऊपर वाले नंबर में 3 जो ऐड हो रहा है वो किससे ऐड होगा? न्यूट्रॉन से ऐड हो जाएगा। तो कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? जो पार्टिकल निकालने को कह रहे हैं उसका सिंबल लिखिए और फिर देखिए कितने ऐड करें कितने सब्ट्रैक्ट करें। तो कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे इसमें? 3। आपने यही बोला था, मैं सुनी नहीं, सॉरी मैं सुन नहीं पाई थी। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, रिसेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आप लोग ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन से ऊब जाते हैं? कुछ ऐसी फीलिंग तो नहीं आती है कि क्वेश्चन ज्यादा कराए जाते हैं? जैसा आपका अंदर से अंतरात्मा से आवाज निकलती हो वो आप बीच बीच में हमसे शेयर कर सकते हैं ना, कि ऐसा नहीं लगे कि क्लास में थ्योरी थ्योरी चल रही है और ऐसा भी नहीं लगे क्लास में न्यूमेरिकल चल रहा है। कुछ तो टॉपिक होते हैं जिनमें न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे, जैसे फिजिकल का टॉपिक चल रहा है तो यहाँ न्यूमेरिकल थोड़ी, थ्योरी न्यूमेरिकल ज्यादा, ऐसे चलेगा। क्वेश्चन है फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम लिख दिया यानी कि मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करना चाहते हैं। विच हाइड्रोजन लाइक एटम ना लिखो, स्पीसीज लिखो। फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज विच ऑफ द फॉलोइंग
ग्राफ इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, 2-4 ग्राफ दिए होंगे, उससे बताना है कौन सा सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ E एंड Z, E वर्सेस Z। Z तो एटॉमिक नंबर है और E है एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट का मतलब किसी शेल की बता रहे। E है आपका एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट और Z है आपका एटॉमिक नंबर। N को लिखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अभी क्वांटम नंबर आपने पढ़ी नहीं है, पर इतना समझ लीजिए N होता है शेल नंबर। हाँ, अभी ग्राफ में डिनोट करते। क्वेश्चन नोट कर लिया है तो ग्राफ पे आ जाए, बना दे जल्दी से। 4 ग्राफ, 4 ग्राफ है, नोट हो गया। चार अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे ग्राफ हैं। इधर Z को डिनोट किया जा रहा है, इधर E को डिनोट किया जा रहा है। इधर एनर्जी 0 है, इधर पॉजिटिव में है, इधर नेगेटिव में है एनर्जी। पहला ग्राफ कुछ इस तरीके से है। दूसरा ग्राफ भी ऐसे ही, यहाँ पॉजिटिव एनर्जी, यहाँ नेगेटिव, यहाँ 0, इधर E है एनर्जी। स्ट्रेट लाइन है, इधर Z है। N के बारे में तो ग्राफ में कुछ N वही पॉजिटिव नेगेटिव 0, इधर Z है, इधर एनर्जी है। चलिए, कौन सा ग्राफ होना चाहिए? ग्राफ पढ़ लिए आप लोग मैथ्स में? ग्राफ वगैरह पढ़ा दिया गया है। फर्स्ट वाला होना चाहिए। एनर्जी अपनी आती है कितनी? एनर्जी का फॉर्मूला क्या है अपना? टोटल एनर्जी का, ई टोटल एनर्जी क्या होती थी? -13.6 Z² बाई N², है ना। N का मतलब किसी पर्टिकुलर शेल की ये बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर शेल की बात कर रहे हैं तो N को तो छोड़ ही दीजिए, पर्टिकुलर कर दिया मतलब किसी एक शेल को ले। Z की बात करो तो कैसा कैसा ग्राफ आपका आना चाहिए? ये माइनस का है, -Z², इस तरीके का कुछ ग्राफ होना चाहिए, है ना। तो ये कौन सा ग्राफ होता है? फर्स्ट वाला। ग्राफ पढ़ चुके हैं आप लोग? अभी नहीं, ग्राफ नहीं पढ़। आपके हिसाब से आंसर शुड बी फर्स्ट, सही है। अब जब ग्राफ पढ़िएगा, मुझे भी ग्राफ की बहुत ज्यादा ऐसी नॉलेज नहीं है, जब आप ग्राफ पढ़िएगा तो एक तरीके से ये कैसा क्वेश्चन हो गया? काइंड ऑफ मैथ्स हो गई। अगर आपको ग्राफ का नॉलेज है तो आप बना पाओगे कि कौन सा है, अगर नहीं है तो क्या करने पड़ेंगे? वहां पे लड्डू पेड़े खाने पड़ेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे? तुक्का लगाएंगे। तो आपको अभी अभी मैथमेटिक्स में ग्राफ पढ़ाए जाएंगे, क्या इक्वेशन बनती है, तो किस तरीके से आपके ग्राफ आते हैं, कहाँ स्ट्रेट लाइन आएगा, कहाँ हाइपरबोला आएगा, कहाँ पैराबोला आएगा, कहाँ किस तरीके का ग्राफ है, वो आपकी बात होगी। तो ग्राफ का क्वेश्चन हो गया, तो ठीक है, केमिस्ट्री में है। यहाँ पे लिख रहे हैं y=kx² का ग्राफ है ये, y=kx²। अब ठीक है, अभी आपने पढ़ा ही नहीं है तो फिर वो ज्यादा अपन बात नहीं कर सकते।
तुम लोग को पढ़ा दिया गया है? अच्छा, वेरी गुड, है ना। यहाँ पे किसमें पढ़ेंगे आप? मैथ्स। फिर भी आपको नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, देन आई विल ट्राई। हीट ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, हीट ट्रीटमेंट किया जा रहा है मस्कुलर पेन का, तो भाई ठीक है करो, हमें क्या दिक्कत है। इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, रेडिएशन का सवाल पूछेंगे और क्या। रेडिएशन में जैसे ही वैल्यू एटॉमिक स्ट्रक्चर में रेडिएशन वेवलेंथ की आ जाए, एक मूल मंत्र है आपका, वेवलेंथ का सवाल आया तो E इज इक्वल टू एच न्यू याद होना चाहिए आपको। दूसरी चीज आपको रिडबर्ग फॉर्मूला याद होना चाहिए। सारे सवाल लिख लेंगे तो कोई टेंशन करने की बात ही नहीं है। इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 900 नैनोमीटर। वेवलेंथ कितनी है? 900 नैनोमीटर है। विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सुटेबल फॉर दिस, है ना। तो ये तो अब नया ही टर्म हो गया, स्पेक्ट्रम का ही सवाल हो गया, स्पेक्ट्रम तो पढ़ाया ही नहीं आपको। R इज इक्वल टू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स इन्होंने दिया है। किसी क्वेश्चन में अगर R की वैल्यू अपनी कोई देना चाहते हैं तो उसी वैल्यू को आप लगाएंगे, है ना। H की वैल्यू ये दे रहे हैं 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 जूल मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड। C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ ये दे रखी है ना। तो आपको पूछ रहे हैं कि N1 और N2 की वैल्यू क्या हो सकती है, ये आपको बताना है हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में। तो स्पेक्ट्रम अभी पढ़ा नहीं अपन ने, लेकिन हम लोग N1 और N2 की वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला लगाएंगे, मैं सिखाती हूँ आपको कैसे। फिर स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो स्पेक्ट्रम से तो फटाफट से आप निकालेंगे। अपनी वेवलेंथ कितनी है? 900 नैनोमीटर। R की वैल्यू कितनी लेनी है? 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। 1/λ इज इक्वल टू R 1/N1 का स्क्वायर 1/N2 का स्क्वायर, ये होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन है तो Z हटा दिया हमने, 1/R N1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर, ठीक। लैम्डा आपकी 900 नैनोमीटर दी हुई है ना। और R की वैल्यू आपकी 1/R की वैल्यू रखेंगे। R की वैल्यू आपकी सेंटीमीटर में दे रखी है, सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखी है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 900 नैनोमीटर को अगर मीटर लिखोगे तो आएगा 900 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ मीटर। और अगर आप लिखोगे इसको तो ये -7 मीटर बन गया। और अगर इसको सेंटीमीटर लिखना है तो कितना बन जाएगा? -5 सेंटीमीटर। ये तो कन्वर्जन है, इससे तो सब लोग एग्री कर रहे होंगे। तो यानी कि लैम्डा कितना आना चाहिए अपना? 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ आना चाहिए। और R की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁵ N1 5 थी, 5 ले लिया, ठीक है। 10⁵ बोली थी ना, -5 थोड़ी बोली थी, 5 ले लिया, ठीक। अब वैल्यू क्या बन जाती है अपनी? इसको ऊपर करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये बन गया 10⁻⁻5, यहाँ आ गया 1/N1 का स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर।
ये काट दो तो यहाँ 9 आ गया। इसका मतलब जो शेल नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 9 आना चाहिए। अब जो अपने ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से अपन चेक कर लेंगे। ऑप्शन देखिए कैसे दे रखे हैं, ऑप्शन लिखती हूँ। ऑप्शन में दे रखा है इनफाइनाइट से जा रहा है सेकंड पे, इनफाइनाइट से जा रहा है 1 पे, डेस्टिनेशन ये है। फिर दे रखा है इनफाइनाइट से जा रहा है 3rd पे, फिर दे रखा है 5 से जा रहा है 3 पे। 3rd ऑप्शन पे जरा गौर करो, 3rd वाले ऑप्शन पे गौर करते हैं। 3rd ऑप्शन पे देखो, या कोई भी देख लो, 9 आना चाहिए अपने को। तो कहां पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो ये तो वैल्यू ये 1/4 आएगा, तो नहीं आएगी वैल्यू, है ना। अब देखो दूसरे को देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने गलती करी है, 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 ये स्क्वायर किया है, इसको रिवर्स किया है ना हमने, लैम्डा किया तो ये इसको तो 1/r किया, पर इसको नहीं किया अपन ने, इसको तो करना ही रह गया। ये 1/, में आएगी ना वैल्यू, ये वाली वैल्यू तो 1/, में होगी। सही है, ये वैल्यू तो 1/, में होगी, तो अपनी ये वैल्यू कैसे आएगी, ये 1/, में आनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब इस वैल्यू का 1/, वैल्यू जो आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए। तो इसका 1/, करोगे तो क्या आएगा, अगर 2 के हिसाब से करते हो तो 4 आ रहा है, 1/, करोगे तो 4 आएगा इक्वल, है ना। लेकिन अगर आप 3rd ऑप्शन को देखो, 3rd वाले ऑप्शन को देखो, यहां से चेक करो 3rd ऑप्शन को, 3rd ऑप्शन में लैम्डा है और क्या है आपका इनफाइनाइट और 3 है, तो 3rd वाले ऑप्शन को चेक करो, यहाँ पे ले लो, डेस्टिनेशन है 3 और शुरुआत कहाँ से हुई है, इनफाइनाइट से, तो ये पूरी वैल्यू 0, ये 1/3 का स्क्वायर क्या बनेगा 1/9, 9 ऊपर चला जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 9 और लेफ्ट में क्या है 9, यानी कि 9 वैल्यू कब आ रही है, जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है इनफाइनाइट से कहां पे 3rd पे। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया तो बता दो, है ना। इसका मतलब अपने को शुरू में जो अपन ने 1/, में किया ना उसकी आवश्यकता ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी, 1/λ निकाल लगा के अपन लगा सकते थे सीधे। 1/, करने से कैलकुलेशन क्या हो गई, कॉम्प्लिकेटेड हो गई, बाद में फिर हमको उसको ऊपर ले ही जाना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा हम वही से कर लेते। बात समझ में आई। अब इसमें क्वेश्चन में आगे सीरीज का नाम दिया है, जो अभी आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाती हूँ तो उसमें सिखाती हूँ कि कौन सी सीरीज होगी, सीरीज का क्या नाम होगा। अभी मैंने आपको शेल नंबर निकालना सिखा दिया, अगर आपको लैम्डा की वैल्यू दी हुई है तो आप शेल नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हैं किस शेल से इलेक्ट्रॉन किस शेल पे जा रहा है, अगर आपको ऑप्शंस गिवन है तो। क्लियर है पॉइंट। अब कोई और क्वेश्चन इस तरीके का कर लेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस मॉडल की क्या कमियां रह गई, क्या ड्रॉबैक्स थे, और फिर हम लोग मूव करेंगे स्पेक्ट्रम पे। स्पेक्ट्रम क्या ड्रॉबैक आपको समझ आ रहा है, कोई ड्रॉबैक समझ आ रहा है अभी तक, क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। एक तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात नहीं करता है, अब हमेशा तो सिंगल की बात नहीं हो सकती, मल्टी इलेक्ट्रॉन
सिस्टम का एक्सप्लेनेशन नहीं है इनके पास। दूसरा क्या है, ऑर्बिट को इन्होंने सर्कुलर ही कंसीडर किया है। ऑर्बिट को क्या कंसीडर किया इन्होंने, ऑर्बिट को क्या कंसीडर किया है, बोला है सर्कुलर ही है। जबकि बाद में कुछ साइंटिस्ट आएंगे सोमरफेल्ड वगैरह करके, वो ऑर्बिट को इलिप्स भी बताएंगे, बोलेंगे कि ऑर्बिट जो होती है वो कैसी होती है, इलिप्टिकल भी होती है। तीसरी चीज, इन्होंने जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम के बारे में बात तो करी, वो भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करी है ना, लेकिन फुल एक्सप्लेनेशन इसका नहीं दे पाए, मतलब अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है। और फिर ये जो थर्ड पॉइंट है, इसको जब आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे तो आपको ये ज्यादा क्लियर होगा, अभी केवल नोट करने के लिए नोट कर लीजिए। कुछ एक दो इफेक्ट बताए गए थे, जैसे एक को बोलते हैं जीमान इफेक्ट और एक को बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। इसके बारे में बात नहीं कर पाए थे, नो डिस्कशन। जीमान इफेक्ट देखा गया था, स्टार्क इफेक्ट देखा गया था, बात करेंगे उसके बारे में। उसके बारे में ये कुछ बता नहीं पाए थे। स्टार्क, STAR की, स्टार्क इफेक्ट। फिर उसके बाद हाँ थर्ड में ही है, स्पेक्ट्रम की पूरी बात इसी में लिख दी। बॉन्डिंग के बारे में कोई बात नहीं थी, मॉलिक्यूल तो बनता ही है, ये बात तो होती है हमेशा। तो बॉन्डिंग के बारे में कोई, कि एटम है तो बॉन्ड, एटम है तो एटम ऐसे ही तो घूम नहीं रहा है, एटम किसी न किसी के साथ बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल वगैरह बना रहा है, उनके बारे में कुछ खास ऐसी बात इन्होंने करी नहीं थी। ज्यादा इनका पॉइंट जो अटका था वो स्पेक्ट्रम वगैरह के बारे में ही प्रॉपर बात नहीं कर पाए थे, तो उस पे ही बात अटकी थी। बाकी इन्होंने काम बड़ा अच्छा किया, एनर्जी के बारे में बताया, टोटल एनर्जी, वेलोसिटी के बारे में बताया, इन सब चीजों के बारे में, रेडियस के बारे में बताया। ये अच्छा काम किया था, लेकिन कुछ काम बढ़िया नहीं होगा। आपको डी ब्राई इक्वेशन पढ़ा दी थी ना मैंने, हाँ बोले, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेशली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही थी, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। डी ब्राई पढ़ा दी थी ना मैंने। चलो स्पेक्ट्रम शुरू तो करी थे, अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही एडवांस टॉपिक है, बहुत काम का टॉपिक है ना। 11th में पूछे ना पूछे, जेईई मेंस से पूछ सकते हैं। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की अगर बात करो, वर्ड की अगर बात करो, स्पेक्ट्रम का वैसे मतलब होता है कलर्स के पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम का वैसे क्या मतलब होता है, कलर्स के पैटर्न की बात कर रहे हो, है ना। जैसे अभी तक 10th के लेवल तक में आपको बताया जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में। विजिबल जो चीजें आपको आंखों से दिखाई दे रही हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो उसमें छोटी सी बात आपको बताई जाती है, विबज्योर। जब लाइट पढ़ते हैं तो आप ये पढ़ते हैं ना, विबज्योर, है ना। लाइट की बात करते हैं तो बोलते हैं वायलेट है पहले, फिर कौन सा कलर आता है, इंडिगो हो गया, फिर कौन सा आ गया, ब्लू, फिर क्या आ गया, ग्रीन, फिर क्या आ गया, येलो, देन ऑरेंज एंड देन रेड। ये बात करते हैं ना हम लोग, विबज्योर की बात करते हैं हम लोग,
विजिबल की बात करते हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये हमने बोला कलर्स का एक पैटर्न है, स्पेशल पैटर्न है ना। व्हाइट लाइट 7 कलर्स से मिलके बनी होती है। अगर हम लोग उसको किसी स्पेक्ट्रोस्कोप, एक इंस्ट्रूमेंट होता है उस पे रखते हैं, या एक प्लेट होती है स्पेक्ट्रल प्लेट, उस पे रख के देखते हैं, या कभी कभी हम लोग अगर बारिश के दिनों में ऐसे इंद्रधनुष देखें तो ये 7 कलर्स अपने को प्रिज्म में देखते हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह प्रिज्म का करते हैं, तो उसमें व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइडेड आपको दिखाई देती है। और वो 7 कलर्स कौन से होते हैं आपके, विबज्योर, यही होते हैं, है ना। तो ये भी कलर्स का एक पैटर्न है, और इसको भी हम क्या कह सकते हैं, स्पेक्ट्रम कह सकते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं इनफैक्ट, है ना। तो स्पेक्ट्रम बेसिकली तो कलर्स का पैटर्न है, बट एट द लेवल ऑफ 11th और एट द लेवल ऑफ हायर लेवल अगर हम बात करें तो स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ते हैं एक नए एस्पेक्ट में। ये वाली डिटेल नोट हो गई ना इसके पहली स्लाइड। स्पेक्ट्रम की अगर बात करो तो जितना भी रेडिएशन है उसको अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर देते हो, इसका मतलब अरेंजमेंट ऑफ waves in the increasing order of wavelength और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग भी ले सकते हो डिक्रीजिंग भी ले सकते हो, is called स्पेक्ट्रम। इसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है स्पेक्ट्रम, क्यों इसकी बात करी जाती है। स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं, स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं, स्पेक्ट्रम इज फिंगरप्रिंट ऑफ एनी एटम ऑफ एन एलिमेंट। स्पेक्ट्रम को क्या बोला जाता है, फिंगरप्रिंट बोलते हैं। जैसे किसी एक पर्सन का फिंगरप्रिंट किसी दूसरे पर्सन के फिंगरप्रिंट से नहीं मैच कर सकता ना, वैसे ही हम बोलते हैं कि अगर किसी एलिमेंट का एक एटम आपने लिया तो उसका जो स्पेक्ट्रम आएगा, स्पेक्ट्रोस्कोप पे अगर उसको आप देख रहे हो, उससे निकलने वाले रेडिएशन को, तो वो स्पेक्ट्रम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम का नहीं होगा। मतलब एक एटम, एक एलिमेंट का स्पेक्ट्रम दूसरे एलिमेंट के स्पेक्ट्रम से कभी भी मैच नहीं करता है। जैसे फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं, वैसे ही स्पेक्ट्रम क्या होता है, यूनिक होता है। इसीलिए हम लोग स्पेक्ट्रम को क्या नाम देते हैं, फिंगर। कुछ मोटी मोटी बात दिमाग में बैठ रही है, कुछ बात बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। ये स्पेक्ट्रम क्या है आपका, जैसे मान लो आपने नियॉन को लिया, स्पेक्ट्रोस्कोप में नियॉन को देख रहे हो, तो नियॉन को देखोगे तो अलग तरीके की लाइंस आपको दिखेंगी, हाइड्रोजन को देखोगे तो अलग तरीके का दिखेगा, कोई और एलिमेंट लोगे तो उसका स्पेक्ट्रम अलग दिखेगा। मतलब स्पेक्ट्रोस्कोप पे आपके जितने 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हैं, अगर उनके सबके स्पेक्ट्रम आप देखते हो तो सबके स्पेक्ट्रम कैसे होंगे, अलग अलग दिखाई देंगे। मतलब स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट इज स्पेसिफिक, है ना, अलग है बिल्कुल। जैसे फिंगरप्रिंट अलग होता है वैसे ही स्पेक्ट्रम भी क्या है, अलग है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि स्पेक्ट्रम, आप जैसे हम लोग बोलते हैं कि मोजले ने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी करी तो बोला कि एटॉमिक नंबर स्पेसिफिक है एक एलिमेंट के लिए। अगर हमने बोला एटॉमिक नंबर 1 मतलब हाइड्रोजन, अगर हमने बोला एटॉमिक नंबर 8 मतलब कौन सा एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 8 मतलब कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन। हमने बोला कहीं पे भी, यहां से लेके कहीं दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ,
अगर वहां कोई चिल्ला रहा है एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 7, तो किसकी बात हो रही है? नाइट्रोजन की। एटॉमिक नंबर जैसे कि दुनिया में आते हो आप तो भगवान भी कोई काउंटिंग या कोई रजिस्टर वहां पे मेंटेन करता होगा और एक एक नंबर सबको दे के भेजता होगा, जाओ इस नंबर पे, है ना। किसी स्कूल में एडमिशन होता है तो एक पर्टिकुलर आपको नंबर मिलता है, उस एडमिशन नंबर से आप उस स्कूल में जब स्टार्ट करते हो जिस क्लास से भी, और जिस क्लास से निकलते हो तब तक आपको वही एक एडमिशन नंबर असाइन रहता है। उसी तरीके से एलिमेंट को एक नंबर दिया गया है, एटॉमिक नंबर, वो उनको असाइन है। कहीं पे भी पूरी दुनिया में कोई चिल्लाएगा अगर कि एटॉमिक नंबर 7, तो किसको पहचाना जाएगा? नाइट्रोजन को। मतलब वो भी एक तरीके से पहचान है। अगर हम एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं, अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोप पे देख रहे हैं, जो स्पेक्ट्रम को देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें देख रहे हैं, तो सारे एलिमेंट का स्पेक्ट्रम अलग अलग है। इसका मतलब स्पेक्ट्रम भी क्या बताएगा? एक पहचान बताएगा, आइडेंटिफिकेशन का एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा आधार है ना। तो फिंगरप्रिंट ऑफ एनी एटम ऑफ एनी एलिमेंट ये कह सकते हैं, या हम लोग क्या कह सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लिए ये क्या है? बहुत बड़ा आधार बनाता है, बिग बेसिस। लैंग्वेज साइंटिफिक नहीं है लेकिन आपको बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो अपने को लैंग्वेज में तो जाना नहीं, अपने को बात समझनी। अब आते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम पे, कितने तरीके का होता है, क्या होता है, कैसा कैसा देखेंगे हम लोग। कुछ पढ़ाया गया स्कूल में, कुछ सुना है आपने अभी तक? पता नहीं क्या ही था। 400 से 700 नैनोमीटर होती है विजिबल रेंज, इन्होंने बताया। सही बात बताइए। चलिए बात करते हैं। ये जो कलर्स का पैटर्न है या वेवलेंथ का पैटर्न है, जो अभी कौन आ रहा है? ये जो वेवलेंथ का पैटर्न है, या ये जो स्पेक्ट्रम है, ये आपको कई तरीके का देखने को मिलता है। जैसे पहले की अगर हम बात करें, सबसे पहला तो आपको सिखाया जाता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की स्पेलिंग बोलिए जरा। सही है? अभी सही है? मैं इसी स्पेलिंग में कंफ्यूज हूँ। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। देखो कंटिन्यूअस में क्या होगा, जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, ट्रायंगुलर बना दिया, तो क्या है ये? प्रिज्म है। प्रिज्म सबने देखा है, लैब में प्रिज्म वगैरह देखा है? नहीं देखा? देखा ऐसे प्रिज्म ही नहीं देखा अभी तक? डायग्राम में नहीं, रियल में? अच्छा, लैब में जाओ, स्कूल जाओ, लैब में जाओ तो देखो। लैब में जाके थोड़ा सा, मतलब इतना पढ़ो नहीं, कोई लैब में इतना पढ़ाकू बनो ना, देखा करो क्या क्या चीजें, ऑब्जर्व किया करो, कहाँ किधर एसिड रखा है, कौन कौन से एसिड हैं, कौन कौन से बेस हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लैब में दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से अपरेटस हैं जिनको टीचर यूज करवा रहा है, किसको क्या कहते हैं, नेमिंग वेमिंग थोड़ा याद करने की कोशिश किया। तो फिजिक्स लैब में जाएंगे आप तो आपको मिल सकता है प्रिज्म, है ना। इससे हम लोग कोई व्हाइट लाइट पास करा रहे हैं तो हमको क्या दिखता है? 7 कलर्स दिखाई देते हैं। वो 7 कलर्स कौन से होते हैं? विब्जियो, है ना। और ये कलर जो हमें दिखते हैं ना, ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे, जैसे मान लो वायलेट कलर है, इंडिगो है, ब्लू है, तो ये कलर हमें इस तरीके से दिखते हैं ना। कि कंटिन्यूअस वर्ड क्यों बोला गया, इसकी मैं बताना चाह रही हूँ बात,
कि जैसे मान लो ये कलर्स का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, स्पेक्ट्रल प्लेट पे आपको दिख रहा है, ये जो कलर्स का पैटर्न दिखाई देगा ना उसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये रेड कलर है ना, तो रेड के बगल में ऑरेंज होगा, है ना, ऑरेंज के बगल में आपको येलो दिखाई देगा, फिर येलो के बगल में आपको कौन सा दिखाई देगा, ग्रीन दिखेगा, फिर ग्रीन के बगल में कौन सा दिखेगा, इंडिगो दिख रहा होगा, है ना, ब्लू दिख रहा होगा, फिर इंडिगो आ जाएगा, फिर वायलेट आ जाएगा। इस तरीके से कलर्स आपको अलग अलग, अब मैंने इस पे कलर बनाए नहीं है, कलर दिखेंगे, है ना। तो ये कंटिन्यूस कब बोलते हैं, जब रेड कलर है, रेड के बाद ऑरेंज है, रेड और ऑरेंज के बीच में अगर कोई क्लियर कट बाउंड्री दिखाई दे, क्लियर कट बाउंड्री का मतलब यहाँ पे रेड खत्म हो रहा है फिर ऑरेंज शुरू हो रहा है, ऐसा आपको दिखे तो उसको कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे। कंटिन्यूअस हम बोलते हैं कि रेड और ऑरेंज के बीच में एक कोई जगह ऐसी भी होगी जहां पे रेड ऑरेंज मिलते हुए से दिखेंगे, मतलब इंटरमीडिएट सा कलर दिखेगा। तो कंटिन्यूअस उस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं जिसमें जो कलर्स का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है उनके बीच में कोई क्लियर कट बाउंड्री ना हो। आपको कलर कैसे दिखाई दे, मिलते हुए से दिख रहे हो, बीच में कहाँ पे हो, जहां पे बीच का सेक्शन है जहां से कलर अलग होना चाहिए वहां पे कोई लाइन नहीं है, वहां पे कोई बाउंड्री नहीं है, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हो आप, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अभी दिखा दो, आप देख लो, पहले स्पेक्ट्रम को पहले समझ लो, थ्योरी आपको बुक में भी है, मैं वैसे भी दे दूंगी, लिखवा भी दूंगी। पहले चीज को थोड़ा प्यार से हम लोग क्या करेंगे, पहले समझिए। सवाल आप सारे कर लोगे स्पेक्ट्रम का सवाल, अभी अगर हम आपको स्पेक्ट्रम ना भी समझाएं तो हम सारे सवाल आपके करवा देंगे, मतलब सवालों में आपको दिक्कत नहीं आएगी, पर थोड़ा फील तो लो, फील नहीं लेंगे तो बात बनेगी कैसे। इसी स्लाइड पे आ गए, कोई बात। अब देखो, रेड है, ऑरेंज है, फिर क्या दिख रहा है, येलो दिखाई दे रहा है, इधर ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, इंडिगो हो गया, है ना, दिखाई दे रहा है सारे कलर। सारे कलर के बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, डिफरेंशिएटिंग बाउंड्री नहीं है, कोई लाइन नहीं दिखाई दे रही है, स्पेक्ट्रल लाइन दिखती है स्पेक्ट्रम में, ये लाइन कोई नहीं दिखाई दे रही है। कलर्स का पैटर्न कैसा है, कंटिन्यूअस है। ओए किधर गया, कलर्स का पैटर्न कैसा है, कंटिन्यूअस कलर का पैटर्न दिखाई दे रहा है, कलर के बीच में कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई लाइन नहीं दिखती है, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस। अगर उन कलर्स के पैटर्न के बीच में क्या दिखने लगे, लाइन दिखने लगे, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम। जिसमें कंटिन्यूअस कलर दिख रहे हैं पैटर्न वो कंटिन्यूअस, जिसमें बीच में लाइन दिखने लगी उनको क्या बोलेंगे, लाइन। लाइन स्पेक्ट्रम भी हम लोग दो तरीके के पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं एमिशन और एक को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। लाइन में दो तरीके का है, एक को बोलोगे एमिशन और दूसरे को क्या बोलोगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एमिशन और एब्जॉर्प्शन में मोटी मोटी बात है, पहले ध्यान से समझ लो। जैसे मान लो हमने प्रिज्म से हमने व्हाइट लाइट पास की तो हमको सारे 7 कलर दिखाई दिए, उनके बीच में कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं दिख रही थी स्पेक्ट्रोस्कोप पे, तो हमने उसको क्या कह दिया, कंटिन्यूअस। ठीक, अब मान लो यही लाइट जा रही है, हम क्या करें, कोई गैस का एक ऐसा सैंपल लें जिसमें से इस लाइट को पास करें,
और पास करने से क्या हो कि वो जो गैस का सैंपल हमने लिया है जिसमें से हम पास कर रहे हैं, क्या करना है हमने फिनोमेनन, देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये आपका प्रिज्म था, इससे हमने व्हाइट लाइट डाली, फिर यहां से हमको क्या मिला, विपजित, ये पैटर्न मिला। इसमें कोई लाइन नहीं थी, इसको लिखना नहीं है, ध्यान से समझिए, लाइन नहीं थी तो हमने क्या कह दिया इसको, कंटिन्यूअस। कोई लाइन नहीं दिख रही है स्पेक्ट्रोस्कोप पे तो बोलेंगे कंटिन्यूअस। अब क्या किया हमने, मान लो यही लाइट है, इसको हमको प्रिज्म से पास करना है। इस लाइट को हमने पहले क्या किया, किसी कोई गैस है उसके सैंपल से पास करा दिया। पहले क्या किया, इस गैस के सैंपल से पास करा दिया। इस गैस के सैंपल से जब हम पास कराते हैं ना, तो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें 7 कलर है, यानी कि 7 वेवलेंथ होंगी। 7 कलर का मतलब कितनी वेवलेंथ होंगी, 7 वेवलेंथ होंगी, 7 तरीके की वेवलेंथ होगी। अगर हमने इसी को लिया है तो 7 वेवलेंथ थी इसमें। मान लो इसमें था λ1, λ2, λ3, हम वैल्यू नहीं याद रखते, λ4, λ5, λ6 और λ7। अब आपने इसको किसी गैस सैंपल से पास कराया तो आपने देखा कि इसमें से λ1 और λ3 गायब हो गई। λ1 और λ3 क्या हो गई, λ1 और λ3 को एब्जॉर्ब कर लिया इस सैंपल ने। क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया इस सैंपल ने। तो पहले मान लो अगर पैटर्न बन रहा था λ1 का, λ2 का, λ3 का, λ4 का, λ7 तक बन रहा था, तो अब जहां पे λ1 और λ3 की वेवलेंथ का कलर आना चाहिए था, उसके हिसाब से वेवलेंथ के हिसाब से कलर आता है। तो उस जो एब्जॉर्ब हो गई वहां पे अब कलर नहीं आएगा, वहां पे एक ब्लैक लाइन आ जाएगी, सब कलर्स होंगे। जो एब्जॉर्ब हो गया वेवलेंथ, वहां पे क्या आ जाएगा, ब्लैक लाइन आ जाएगी, वो कलर गायब हो जाएगा वहां से। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को, ये देखो इसमें सारे कलर हैं, कहीं कहीं पे कैसी लाइन दिखाई दे रही है, ब्लैक लाइन दिख रही है ना। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हो आप, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जब आप उसको किसी सैंपल से पास कराते हो और वो सैंपल कुछ वेवलेंथ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जो जो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा वो कलर वहां से उतनी जगह से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो आपको स्पेक्ट्रम पे कैसा दिखेगा, डार्क लाइन दिखाई देगी, ब्लैक लाइन दिखाई देगी। क्लियर हुई बात। इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिसमें किसी सैंपल से पहले पास करा दिया, फिर उसको स्पेक्ट्रोस्कोप पे देखा। दूसरी चीज है आपका एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन में देखो क्या हो रहा है, एमिशन में देखो पूरा पैटर्न तो ब्लैक है, पूरा पैटर्न क्या है, ब्लैक है, और आपको क्या दिखाई दे रही है, कलर्ड लाइंस दिखाई दे रही है। एमिशन कैसे मिलता है, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं, लिखना लिखाना तो होता रहेगा, आज की क्लास में केवल समझ। देखो एमिशन कैसे मिलेगा, जैसे मान लो कि ये किसी एलिमेंट का सैंपल है, कोई मान लो ये गैस है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कोई भी गैस है, मान लो हाइड्रोजन गैस है, ठीक। इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। सब कोई सिस्टम लगा के हमने क्या किया, इसको हीट कर, हीट करोगे तो एटम को एनर्जी मिलेगी। एटम को जब एनर्जी मिलती है तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या काम है, जैसे ही उसको एनर्जी बाहर से सप्लाई करोगे, मैंने आपको सिखाया था कि अगर बाहर से एनर्जी दे दोगे ना, हीट कर दिया आपने, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई। एनर्जी जैसे ही मिलती है वो क्या कोशिश करता है, अपनी, अगर लोअर शेल में है तो लोअर शेल से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, एनर्जी को गेन करके वो कहाँ जाता है, हायर शेल में चला जाता है। ठीक है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है शेल नंबर 1 पे, अब किसी भी एटम में शेल का नंबर तो इनफाइनाइट है, जैसे इसको हीट दी हमने वैसे ही एटम को हीट मिली, एटम को हीट मिली तो इलेक्ट्रॉन को भी मिली। इलेक्ट्रॉन का काम, पूरी केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है।
प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज लेके न्यूक्लियस में बैठा रहता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ज्यादा कुछ काम नहीं है। केमिस्ट्री में जितने फिनोमेनन, जितने चैप्टर पढ़ेंगे सब में इलेक्ट्रॉन ही काम कर रहा होगा और कोई काम नहीं कर रहा होगा, वर्किंग पर्सन यही है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जैसे हीट मिलती है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर टू कहां जाएगा, हायर। जैसे ही हायर में जाता है, जैसे मान लो आपको एक बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड में रहने की आदत पड़ जाए, तो अब आपको क्या किया जाए, आपको उठा के एकदम नीचे वाले लेवल पे अगर फेंक दिया जाए तो भी आप सोचोगे कि यार मैं कुछ ऐसा करता हूँ, अर्निंग करता हूँ, कुछ पढ़ाई कर लेता हूँ, कुछ अर्निंग कर लेता हूँ, मैं फिर से उसी लिविंग स्टैंडर्ड पे जाना चाहता हूँ, है ना। और अगर मान लो कि आप यहाँ पे हो, एक नॉर्मल लेवल पे हो और आपको बहुत हाई दे दिया जाए ना, हाई स्टैंडर्ड, तो कुछ दिन तो वो आपको अच्छा लगेगा, कुछ दिन उसके जो पॉजिटिव पॉइंट होंगे अच्छे लगेंगे, पर उस हाई स्टैंडर्ड में कुछ आपको नेगेटिव पॉइंट भी दिखने लगेंगे। और बहुत टाइम ऐसा भी हो सकता है, या जब आपकी उम्र ढले तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे यार वही लाइफ स्टाइल अच्छा था, उसमें दोस्त ज्यादा अच्छे थे, उसमें दोस्त ज्यादा थे, ये था वो था। तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जिस स्टेट पे होता है वो ज्यादातर कोशिश करता है कि फिर से उसी ओरिजिनल स्टेट पे आना चाहे। तो इसको एनर्जी मिल तो जाती है, ये हायर पे चला तो जाता है, पर क्या करता है, फिर से आना चाहता है लोअर पे। तो जब फिर से ये हायर पे जाके फिर से जब लोअर पे आएगा ना, तो फिर से जब लोअर पे आता है तो अपने अंदर से एनर्जी बाहर निकालता है। और कैसे निकालेगा, वेव के फॉर्म में निकालेगा, रेडिएशन के फॉर्म में निकालेगा। तो जो एनर्जी को ये बाहर निकालेगा, अगर उसको स्पेक्ट्रोस्कोप पे आप देखोगे तो वो कैसा दिखाई देगा आपको, एमिशन स्पेक्ट्रम। कैसा दिखेगा आपको, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब जो जो वेवलेंथ को ये बाहर निकालेगा वही वही कलर आपको दिखाई देगा। ये किसी का एमिशन स्पेक्ट्रम है, इसका मतलब इसने कौन कौन सी वेवलेंथ बाहर निकाली है, कुछ रेड की निकाली है, कुछ ग्रीन की निकाली है, कुछ ब्लू की निकाली है, कुछ इंडिगो की निकाली है, येलो की नहीं निकाली। तो एमिशन स्पेक्ट्रम का ओरिजिनल कहाँ है, ओरिजिनल ये है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दी, आपने गर्म किया, या ऐसा भी हो सकता है किसी गैस का सैंपल लिया, उसमें आपने इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट किया, है ना, जैसे बिजली चमकती है ना, वैसे इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रोड वगैरह लगा के इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट किया। जब स्पार्क क्रिएट करते हो तो इलेक्ट्रॉन को मिलती है एनर्जी, इलेक्ट्रॉन लो से हाई पे जाएगा, हाई पे कुछ देर रहेगा, फिर उसके बाद क्या कोशिश करेगा, फिर से हाई से लो पे आने की। जब हाई से लो पे आता है तब एनर्जी बाहर निकालेगा, और किस फॉर्म में निकालेगा, वेव के फॉर्म में। और वेव के फॉर्म में निकालेगा जो एनर्जी, रेडिएशन, अगर उसको स्पेक्ट्रोस्कोप पे देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, जो जो कलर का वेव निकालेगा, जो जो कलर का रेडिएशन निकालेगा वो कलर दिखाई देंगे। इसको बोलते हैं एमिशन। एब्जॉर्प्शन में पहले एब्जॉर्ब करा दो तो कुछ वेवलेंथ गायब हो जाएंगी, जहां गायब हो जाएंगी वहां पे क्या आ जाएगा, ब्लैक ब्लैक आ जाएगा, बाकी कलर सब सेम रहेगा, कंटिन्यूअस। इसका मतलब अगर आप एब्जॉर्प्शन और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, किसी एटम का मान लो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और उसी का एमिशन स्पेक्ट्रम है, उसी एलिमेंट का, कोई एलिमेंट लिया, नाइट्रोजन का सैंपल लिया, उसका एब्जॉर्प्शन भी निकाला और उसका क्या निकाला, एमिशन भी निकाला, और दोनों को अगर एडअप कर दो, एब्जॉर्प्शन और एमिशन को अगर एडअप कर दो, तो ये जो ग्रीन लाइन जो यहाँ से गायब हुई थी वो इस पे आ जाएगी। इसका मतलब अगर किसी एलिमेंट के एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम को आप मिक्स कर दो तो कैसा स्पेक्ट्रम क्रिएट हो जाएगा, कंटिन्यूअस। कुछ बात समझ में आई, कंटिन्यूअस और लाइन, लाइन में एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब लिखने का काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, ठीक है। अच्छी सी डिटेल कराएंगे और समझाएंगे और क्वेश्चंस कराएंगे। आज की क्लास करते हैं यहीं पे, बाय।